हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी यहाँ पर श्री मंगल हो चुकी है ग्रामर की क्लास। हिंदी ग्रामर पढ़ने के लिए आप काफ़ी व्याकुल थे, बेचैन थे, तो फाइनली आज शुरू हो चुकी है। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्लास। और आज हमने जो पहला टॉपिक लिया है, पहला बिंदु लिया है, वो है अलंकार, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक काम कर रहे हैं कि जो मुख्य या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना ग्रामर में, वो कर लेते हैं, ताकि बाद में अगर ऐसा है तो हम एमसीक्यूज के रूप में या फिर उसको वन शॉट के रूप में एक टॉपिक एक बार हो जाएगा। तो काव्य सौंदर्य के जितने भी तत्व होते हैं उन सभी को हम पहले लेने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी काव्य सौंदर्य के कौन कौन से तत्व होते हैं और किस तरह से आते हैं। उसके बाद हम जैसे बारी बारी से, जैसे आज हमने अलंकार लिया है, तो उसके बाद रस आ जाएंगे, छंद आ जाएंगे, काव्य गुण आ जाएंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड में काव्य गुण भी आते हैं। काव्य दोष भी थोड़ा सा हल्का सा बता देंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि काव्य दोष इतना आता नहीं है। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए क्लास। बच्चे तो मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, अभी उठे नहीं है, नींद नहीं खुली उन लोगों की शायद। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है ना, क्योंकि मॉर्निंग की क्लास है, अभी फर्स्ट पहली बार ही दिन का, मतलब सुबह पहली बार ही जो है यूज़ हो रहा है माइक, और हो सकता है कुछ डिफेक्ट और मैं बोलती जाऊँ आपको सुनाई न दे, तो वो भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन आ चुके हैं भाई यहाँ पर। पायल सैनी आ चुकी है, राधे राधे बेटा। दीपक पाल आ चुके हैं, विश्वजीत जाटव आ चुके हैं, राधिका बैरवा आ चुकी है, और आदि कुशवाहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नेहा, राहुल, अंकुश, रागिनी और भाई अरविंद। उसके बाद जल्दी आ जाइए क्योंकि आप लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तब ही मैं शुरू कर पाऊंगी, और मेरा शुरू करना तब तभी बनता है। जल्दी से फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं अगर जागे नहीं है तो फटाफट से उठा लीजिए फ़ोन करके उनको। प्रीति कुमारी गुड मॉर्निंग, गौतम कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वंदना गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी आइए। और ये क्लास 9 to 12 सभी के लिए रहेगी। जैसे कुछ बोर्ड है जहाँ पर, जैसे यूपी बोर्ड है, वहाँ पर 9th क्लास में भी अलंकार आ जाते हैं, कुछ कुछ आ जाते हैं, तो उसके लिए भी पता होना चाहिए। अलग से नहीं आएंगे, लेकिन काव्य सौंदर्य अगर है, और काव्य सौंदर्य में जैसे आप पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर कर रहे हो, पद्यांश आधारित जैसे व्याख्या कर रहे हो, और व्याख्या में विशेष पूछा जाता है या काव्य सौंदर्य पूछा जाता है, जो भी आप समझ सकते हैं, है ना, तो उन सभी के लिए आपको करना पड़ेगा। शिखर बैच मैम आर्ट्स चैनल पे क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, ये पर्टिकुलर किसी बोर्ड के लिए नहीं है, जैसे आर्ट्स या साइंस के लिए नहीं है, सभी के लिए है। आप यहाँ पर सभी आ सकते हैं। तो 9th और 10th के लिए तो कोई आर्ट्स सब्जेक्ट है नहीं, तो हम लोग 9 to 12 जो है ग्रामर पढ़ा रहे हैं, उसमें आर्ट्स और साइंस ऐसी फैकल्टी का कोई इशू नहीं है, तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर तो सभी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। राधे राधे। ऑडियो वीडियो के लिए मुझे थंब सेंड कीजिए, क्लियर है ना? दीपिका यादव, ओके। सामान्य हिंदी कहो या ऑप्शनल हिंदी कहो, दोनों में आते हैं अलंकार, तो ठीक है। चाहे आप सामान्य हिंदी कहो या ऑप्शनल हिंदी, ऐसा कुछ नहीं है। विशेष हिंदी जिसे साहित्यिक हिंदी भी कहते हैं, तो सभी के लिए है। यहाँ पर आर्ट्स और साइंस सभी के लिए है। 9 से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए क्लास है, और उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता है कि आपको कहाँ पर क्या क्लास लेनी है, ठीक है। मैम पहले सिलेबस बता दीजिए। सिलेबस ऐसे पूरा बताने जाऊंगी तो ग्रामर तो सारी है, काव्य सौंदर्य में जितने तत्व होते हैं वो सारे हैं। उसके बाद व्याकरण में देखिए या शब्द रचना में देखिए तो बहुत ढेर सारा पड़ा है, तो जितनी भी ग्रामर है आपको सारी करवा जाएगी, आप चिंता न कीजिए। लेकिन इतना सिलेबस बताना कि हम ये कैसे पढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे जो जो चीज़ें होती जाएगी हम आगे बढ़ते जाएंगे, और वैसे वैसे आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अलंकार, तो आप सभी को पता होगा अलंकार क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, इसका शाब्दिक रूप क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, सभी पता होगा आप लोगों को सभी को।
ये देखिए आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है भाई। और इंडिपेंडेंस डे का यानी कि स्वतंत्रता दिवस का 15 अगस्त को आने वाली है, तो 11 अगस्त यानी कि कल से स्टार्ट हो चुका है और 15 अगस्त तक ये चलेगा। फॉर ऑल स्टूडेंट्स नंबर दिए गए हैं, ठीक है। और ये है आपका ऑफर। जैसे पहले 9th का जो 499 था अब 399 हो गया है, और 10th का 1199 था ये अब 899 हो चुका है, बहुत कम रेट हो चुकी है। और 11th का जो है 2499 था तो अब ये 1799 हो चुका है। 12th में 4499 था यानी कि 4499 का था, अब ये 3199 का बैच हो चुका है। JEE नीट का देखिए 3999 से 2999, सीधा 1000 का फायदा आपको अगर आप इन 5 दिनों में लेते हैं तो। और NDA में 2999 था, यहाँ पर 2199 हो चुका है। और नीट ड्रॉपर में 3999 का बैच जो था वो अब 299 का हो चुका है। तो इतना बड़ा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो जितने भी आपके क्लासमेट्स है या जो भी 12th कर रहे हैं या जो भी कोर्स लेना चाहते हैं, वो 9th का लेना चाहते हैं, 10th का या 12th का या NDA का जो भी लेना चाहते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अलंकार, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, बस उसी पे आ जाते हैं। तो वही क्लास को शेयर कर लिया आप लोगों ने सभी ने, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सबका भला होना चाहिए, है ना। हमारा अकेले का भला नहीं होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए अलंकार किसे कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति को सजाने संवारने के लिए, उसको सुंदर दिखने के लिए या आकर्षित दिखने के लिए कुछ गहने वगैरह पहने जाते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, या वो फूलों की पहनते हैं या सोने चांदी की पहनते हैं या डायमंड की पहनते हैं, जो भी जैसा भी समझना चाहे, ठीक है। तो पहले तो जो ज्वेलरी है वो गहनों की हुआ करती थी, उसके बाद धातुओं में जैसे तांबा पीतल की हुआ करती थी, लकड़ियों की भी हुआ करती थी, उसके बाद में जानवरों के कुछ अवशेष हुआ करते थे, उनकी भी हुआ करती थी। ऐसे ही सोने चांदी की धीरे धीरे चांदी की हुई, फिर सोने की हुई, डायमंड की हुई, अब प्लेटिनम आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, है ना। तो ऐसे ही किसी पद को, किसी लेखबद्ध पंक्ति को अगर हम सुंदर बनाना चाहते हैं, अगर वो सुंदर नहीं है, हम उसमें सुंदरता नहीं रखना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको निबंध की श्रेणी में यानी कि गद्य की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें उसको गेय पद में रखना है और प्रगीत के रूप में रखना है, लिरिक्स के रूप में रखना है, या फिर उसको हमें गाना है, तो गाने के लिए सुंदर शब्दों का संयोग भी तो होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही थोड़ी ना किसी निबंध को थोड़ी ना गाया जा सकता है, किसी कहानी को थोड़ी ना गाया जा सकता है। गाने के लिए तो वो रचना भी ऐसी होनी चाहिए जो जिसे गाया जा सके। तो उसके लिए कुछ अच्छे अच्छे सुंदर शब्दों का प्रयोग होता है, और वे शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं, वे ज्वेलरी कहलाते हैं, किसी काव्य की, किसी रचना की, किसी पद की, ठीक है। वे जो अच्छे सुंदर सुंदर शब्द होते हैं जिनसे उस पद को गाया जा सकता है, उस रचना को गाया जा सकता है, उसको लयबद्ध तरीके से पढ़ा जा सकता है, गति यति लय के साथ उसको अच्छे सुर में आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वे जो शब्द होते हैं मीठे मीठे सुंदर लगने वाले, वही अलंकार कहलाते हैं। अलंकार यानी कि आभूषण, आभूषण यानी कि ज्वेलरी जिससे सुंदर लगा जाता है। तो समझ में आया आप लोगों को हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम प्लस कार, ठीक है। अलम यानी कि आभूषण और कार यानी कि जो सुशोभित करने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें कहा जाता है। वो सारी चीजें लिखित रूप में आपको मिलेगी, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग कहेंगे मैम अलग अलग बोर्ड में, तो ज़्यादा 9 to 12 अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग क्लास में कौन कौन से अलंकार है, इतना निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन खास खास जो बोर्ड है इम्पॉर्टेंट, जिसमें यूपी, MP, बिहार और राजस्थान बोर्ड, इन 4 बोर्ड को अगर हमने कवर कर लिया तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड बोर्ड वैसे ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। उनमें उसी तरह से जो जो आपके एग्जाम में, जो जो आपके सिलेबस में है, आप देखिएगा आपके सिलेबस में कौन से है, या आपके पास कोई गाइड होगी या रिफ्रेशर होगी, जो भी बुक आपके पास है वहां से आप उसको देख सकते हैं कि हमें यहाँ से क्या लेना है और क्या चीजें हमारे पास है। जैसे राजस्थान बोर्ड में बहुत ही कम अलंकार है, MP बोर्ड में है, UP बोर्ड में तो भर भर के अलंकार आ चुके, तो हमें वो सारी चीजें थोड़ी सी देखनी होगी, ठीक है। तो बोर्ड वाइज में बता देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर कि बोर्ड वाइज क्या हो सकता है अलंकार। UP बोर्ड में सबसे पहले देख सकते हैं
उसके बाद में यहाँ पर बिहार में देख सकते हैं, ये भी कंफ्यूजन वाला हो जाएगा थोड़ा, मैं उसी में ऐड कर लूंगी। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग उसी में ऐड कर लेंगे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ना उसी में पढ़ लेंगे। तो अब देखिए यहाँ अलंकार क्या होता है, जैसे एक बहुत ही साधारण परिभाषा जिसे मैं कहना चाहूंगी, बहुत ही सिंपल परिभाषा, अलंकार होते ही काव्य में है। जैसे रचना की दो विधाएं होती हैं, ठीक है, एक तो होता है गद्य और एक होता है पद्य, ठीक है। गद्य में किसी प्रकार की कोई सजावट नहीं होती है, मतलब, और पद्य में जो है वो क्या हो जाता है, इसे काव्य कहा जाता है, ठीक है। गद्य को तो गद्य ही कहते हैं, लेकिन पद्य को काव्य भी कहते हैं। तो काव्य की शोभा, शोभा का मतलब क्या होता है, सुंदरता, ठीक है। शोभा का मतलब क्या होता है, सुंदरता बढ़ाने। काव्य की या पद्य की शोभा बढ़ाने या सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों, या तो आप शब्दों कहिए या आप गुण धर्म कहिए, क्योंकि गुण धर्म भी होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। शब्दों व गुण धर्मों को क्या बोलेंगे, गुण धर्मों को अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों या गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। हो गया, बहुत सिंपल परिभाषा है, इससे ज्यादा सिंपल परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी, और इतनी परिभाषा तो लिखनी होती है, ठीक है। तो परिभाषा लिखने के लिए बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। अलंकार के जो भेद होते हैं उनके बारे में ही मोस्टली ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी परिभाषा। अब जो अलंकार है वो कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार के प्रकार, अलंकार के प्रकार या फिर भेद, ठीक है। अब कौन कौन से भेद होते हैं भाई, अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, इसको एक बार हम एक काम करते हैं, डेफिनेशन के साथ लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन जो है वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। इसको डेफिनेशन के साथ ही हम क्लियर कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम उदाहरण बताते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, जैसे राम विद्यालय जाता है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई सुंदरता नजर आ रही है क्या? राम विद्यालय जाता है, इसमें आपको कोई सुंदरता नजर आ रही है कि बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, और इस वाक्य को तो गाया भी जा सकता है ना, इसमें कुछ भी सुंदरता नहीं हो रही है। अब एक दूसरा वाक्य हम लिख रहे हैं, जैसे बीती विभावरी जागरी, और इसी को अगर हम सरल भाषा में लिखते हैं तो कहते हैं कि रात समाप्त हो गई है, उठ जा। बस इसका ट्रांसलेशन है, इसकी व्याख्या है ये कि बीती विभावरी जागरी, बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया गया है, और सुंदर शब्दों के साथ में इसे हम गा भी सकते हैं, बीती विभावरी जागरी, मतलब एक लय बन रहा है, एक बहुत अच्छा लिरिक्स बन रहा है जिसको हम गा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम इसको सरल भाषा में लिखते हैं कि रात समाप्त हो गई है, उठ जा, इसको गा सकते हैं क्या, रात समाप्त हो गई है, उठ जाए, तो वाक्य बन गया, बहुत सरल वाक्य बन गया। तो ये कभी भी अलंकार नहीं हो सकता है, इनमें कभी भी अलंकार नहीं होता, न इसमें होता है न इसमें होता है। अलंकार जो होता है वो ऐसे शब्दों में होता है, कुछ शब्द ले सकते हैं, हमने ऐसे साधारण शब्द न लेके विभावरी बोला, हमने यहाँ पर जाग बोला है, उठ नहीं बोला है, जाग बोला है। उससे क्या पता चलता है कि उठना, उठ शब्द जो है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, आकर्षित नहीं लग रहा है, जितना जाग जो शब्द है वो आकर्षित लग रहा है।
इससे क्या हो गया है कि इसमें एक अलंकार आ चुका है, इसमें एक काव्य गुण आ चुका है। यह काव्य गुण जो है वही इसे गेय पद बनाते हैं और गेय पद जो है वो गाने योग्य होते हैं और वही अलंकार में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ करते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं भाई अलंकार के भेद? पहला होता है शब्दालंकार, ठीक है। दूसरा है अर्थालंकार, यहां देखिए। और नंबर 3 का है उभयालंकार। ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब शब्दालंकार से मतलब होता है जहां शब्दों में चमत्कार होता है। क्या लिखेंगे? जहां शब्दों में चमत्कार हो वहां शब्दालंकार होता है। ठीक है, जहां सिर्फ और सिर्फ शब्दों में, केवल शब्दों के आधार पर हम बता देते हैं कि कौन सा अलंकार है, और जहां जहां शब्द तथा उसके अर्थ में, अर्थ का ज्यादा, उसको यहां पर अर्थ में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, अर्थ में चमत्कार हो वहां अर्थालंकार होता है। ठीक है, अर्थालंकार होता है। इसी तरह से अब आ जाता है उभय। उभय का मतलब होता है दोनों। क्या होता है? दोनों। उभय का मीनिंग क्या होता है? दोनों। बोलते हैं ना उभय पद, ये उभय, उभय का मतलब होता है दोनों। तो जहां शब्दालंकार, शब्द और अर्थ, जहां शब्द तथा अर्थ दोनों में चमत्कार हो, शब्द में भी होना चाहिए और अर्थ में भी होना चाहिए, दोनों में चमत्कार हो वहां उभयालंकार होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है? उभयालंकार होता है। ठीक है, तो हो गया भाई शब्दालंकार जहाँ शब्दों में चमत्कार हो, अर्थालंकार जहाँ अर्थ में चमत्कार हो, और उभयालंकार जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार हो। और ये कैसे होता है ये हम एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, तो भाई चलिए आगे आते हैं। अलंकार की एक अच्छी सी सिस्टमेटिक तरीके से जो परिभाषा है, उसका अर्थ है, वो करेंगे हम पहले यहाँ पर। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अलम, यहाँ पर हलंत आ जाएगा, अलम यानी कि आभूषण, और कार का मतलब होता है सुसज्जित होना। कार का मीनिंग क्या होता है? सुसज्जित होना, आभूषण, और कार का मतलब सुसज्जित करने वाला। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। बस इतनी सी परिभाषा है। या फिर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों या शब्दों को अलंकार कहा जाता है। क्लियर हो गया अलंकार क्या होता है? हाँ भाई, कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये पता है क्या आप लोगों को? पता तो होगा ना, इतना तो है ना। तो पहला ले लेते हैं हम यहाँ पर शब्दालंकार। कुछ शब्द विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं और वह शब्दालंकार कहलाता है। यह जो शब्दों, जहां पर शब्दों में चमत्कार होता है वहां पर शब्दालंकार होता है। अब भाई शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके भेद देखिए, इतने ही होते हैं। अनुप्रास अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, और वक्रोक्ति अलंकार होता है। इनमें शब्द के आधार पर पता चलता है कि ये कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। अनु का मीनिंग क्या होता है बच्चों? पीछे। इनका अर्थ बता देती हूँ मैं आपको।
और पीछे यानी कि उसके पीछे एक और ऐसे के ऐसे शब्द आने वाला है, या फिर इसी तरह से कुछ रिपीटेशन होने वाला है, कुछ रिपीट 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 होने वाला है, ऐसा भी इसमें से अर्थ ले सकते हैं। तो भाई देखिए, बच्चे कह रहे थे कि मैम ग्रामर की क्लास कब लेंगे, और तो दिन का शेड्यूल तो ऐसा कुछ बन नहीं पाया, क्योंकि आप लोग स्कूल में रहते हैं तो स्कूल की वजह से आप पढ़ नहीं पाएंगे। और शाम का शेड्यूल तो आपको पता है कितना टाइट रहता है वैसे ही। तो मॉर्निंग की क्लास रखी है, लेकिन बच्चे नहीं दिखाई दे रहे मुझे बिल्कुल बहुत कम बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यूट्यूब पर क्लास है 9 to 12 बच्चे हैं, और उसके बाद भी बच्चे बहुत कम स्टूडेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। तो या तो आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यमक, यमक का मतलब क्या होता है भाई? जुड़वा। देखिए इनसे ही आपको पता चल जाएगा। श्लेष का मतलब होता है कुछ विशेष अर्थ निकालना, ठीक है, विशेष अर्थ वाला। और पुनरुक्ति का मतलब होता है पुनः उक्ति, वही बार बार, जिसे बोलेंगे बार बार। ये बार बार शब्द है ना, ये भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में आ जाएगा। और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, क्या होता है? टेढ़ा। और वक्रोक्ति, कुछ टेढ़ी बात कहना। टेढ़ी बात मतलब व्यंग बात कहना। हम बोलते हैं वो टेढ़ा बोल रहा है, तो कैसे बोल रहा है भाई? बहुत व्यंग्यात्मक बात कर रहा है, इसलिए क्या हो गया है? टेढ़ा बोल रहा है, ठीक है। तो शब्दालंकार के ये भेद है, और ये भेद सभी में आते हैं। जैसे हम बात करते हैं राजस्थान बोर्ड की, तो वहां पर अनुप्रास, यमक और श्लेष तीनों आएंगे। अनुप्रास में अनुप्रास के भेद भी होते हैं, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास और प्रत्यानुप्रास, है ना, अंत्यानुप्रास, ये भी होते हैं। तो अनुप्रास के भेदों के साथ में राजस्थान बोर्ड में आएंगे। यमक अलंकार भी आएगा, श्लेष आएगा, पुनरुक्ति प्रकाश और वक्रोक्ति नहीं आएंगे। और ये पुनरुक्ति प्रकाश और वक्रोक्ति एमपी बोर्ड में आते हैं, ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश और वक्रोक्ति अलंकार जो है वो एमपी बोर्ड में ये भी नहीं आएंगे, एमपी बोर्ड में यही आएंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। राजस्थान में भी अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो एनसीईआरटी बोर्ड में अनुप्रास, यमक और श्लेष तीनों आएंगे। उसके बाद यूपी बोर्ड की बात करें तो वहां पर जब हम काव्य सौंदर्य करते हैं या आप व्याख्या करते हो, गद्यांश या पद्यांश आधारित व्याख्या जब आती है, तो उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का आपको विशेष लिखना होता है, ठीक है। और वक्रोक्ति अलंकार अगर आ जाता है तो आप उसका उदाहरण कोई पेश कर ले, या उदाहरण आ गया है तो आपको उसको बताना है कि कैसे वक्रोक्ति अलंकार है। अब चलिए शब्दालंकार को शुरू कर देते। ये अर्थालंकार, अर्थालंकार के देखिए केवल 5 भेद नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे भेद है। जैसे उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। और लिखते हैं हम यहाँ पर, यह आ गया है 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसमें आ जाएगा देखिए विभावना अलंकार, प्रतीप अलंकार और मानवीकरण हो गया, और दृष्टांत अलंकार। उसके बाद भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा अपरहनुति अलंकार, ठीक है। यह है ना आप लोगों के, विरोधाभास हो गया है, मानवीकरण आ गया है, प्रतीप आ गया है, फिर यहाँ आ जाएगा
स्वभावोक्ति अलंकार, और 14 में आ जाएगा अन्वय अलंकार। उसके बाद 15 में यहाँ आ जाएगा अन्योक्ति अलंकार। अन्वय अलंकार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम आता है ये। साहित्य में भी अगर आप जैसे कॉलेज में आ जाते हो, जब आ जाता है अन्योक्ति आ जाएगा, अन्योक्ति अलंकार, असंगति अलंकार। कुछ छूटा तो नहीं है, चेक कर लीजिए, या आपके सिलेबस में क्या है उस आधार पर चेक कर लीजिए इसको। एक और आता है व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, 15-16 हो गए। तो इतने अलंकार बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद जो अलंकार आते हैं वो कॉलेज लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखिए हम अर्थालंकार में ये पढ़ेंगे। तो अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ लिखा है ये, हम लोग सबसे पहले शब्दालंकार का प्रयोग करेंगे, शब्दालंकार पढ़ेंगे। तो पहला आ जाता है देखिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास क्या होता है, किसे बोलते हैं, इसको देखते हैं। तो जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। समान वर्ण का मतलब क्या होता है, एक वर्ण कोई भी हो गया, जैसे त यहाँ हो गया है या यहाँ हो गया है, या कोई मैंने शब्द यहाँ लिखा है तो क का प्रयोग किया, यहाँ भी क का हो गया, यहाँ भी क का हो गया। या फिर कभी कभी क्या होता है कि लास्ट में मैंने लिख लिया है आई और पाई, तो दो लास्ट में जो स्वर है वो आ गए हैं, तो वहां पर भी आप अनुप्रास अलंकार लगाएंगे। दो वर्ण आते हैं तब भी अनुप्रास है, तीन वर्ण आते हैं तब भी अनुप्रास है। और कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ग जैसे मैंने बोला च वर्ग, और च वर्ग में क्या होता है च, छ, ज और झ, इन शब्दों से बने शब्द जो है वो लगातार चल रहे हैं। जैसे चम्मच है, छाता है, जहाज है और झंडा है, ऐसे लिख लिया। तो यहाँ मैंने लिखा है चम्मच, अभी आपको उदाहरण से बताऊंगी। ये हो गया है छतरी, ये हो गया है जल, और ये हो गया है झीना। तो क्या हुआ भाई, च, छ, ज, झ, एक वर्ग की आवृत्ति, एक वर्ग में जितने शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, उन वर्णों से शब्दों की शुरुआत हुई है, वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास कैसे होता है, दो शब्द आ गए हैं तब भी होगा, दो से ज्यादा है तब भी होगा, एक वर्ग कोई आ गया है पूरा तब भी होगा, या लास्ट में अगर एक तरह के शब्द आते हैं या एक तरह का तुक आता है या तुकांत, उसको बोलते हैं अंत्यानुप्रास, यानी कि लास्ट में अगर कोई तुकांत के रूप में कोई शब्द आ गए हैं या कोई वर्ण आ गया है तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। मैंने कंडीशन बता दी आपको कि पहला नियम क्या कहता है कि एक से दो बार हो, दूसरा कहता है कि 2 से 3 या 4 बार भी हो सकता है, पूरे सेंटेंस में भी हो सकता है, और तीसरा जो नियम है वो ये कह रहा है कि एक वर्ण के शब्दों से, एक वर्ण के वर्गों से, एक वर्ग के वर्णों से बने हुए शब्द भी हो सकते हैं। और लास्ट में चौथा नियम कह रहा है कि एक मतलब लास्ट जो भी तुकांत होता है, काव्य पंक्ति का अंतिम भाग जो होता है, किसी एक समान स्वर के हो जाते हैं, तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार ही होता है। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपको ये सारी चीजें देखनी है, अनुप्रास अलंकार किस तरह से होता है, इसका हम सबसे पहले उदाहरण देखेंगे। तो एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन से वर्ण की आवृत्ति, एक वर्ण की, किसी भी एक वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार होती है, समान वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, पहला उदाहरण दिया है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। तो इसमें जो त वर्ण है 1 2 3 4 5 5 बार आ गया, तो कौन सा अलंकार हो गया है, ये अनुप्रास हो गया है। ठीक है, अनुप्रास हो गया है। अब यहाँ देखिए रघुपति राघव राजा राम, सारे में र र र, यहाँ पर तो त वर्ण की आवृत्ति हुई है, त वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, और यहां पर र वर्ण की आवृत्ति। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, तो यह आ गया है च च च। तो च वर्ण की आवृत्ति, कौन से वर्ण की आवृत्ति है,
च वर्ण की आवृत्ति। इसी तरह से आपको थोड़ा सा नोटिस करना होगा, थोड़ा सा गौर से देखना होगा। जब तक आप गौर से नहीं देखेंगे, जब तक आप अच्छे से इसको क्लियर नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। तो भाई आप लोगों ने अपने जो भी छात्र थे, क्लासमेट थे, उनको जगाया नहीं है। 11th 9th 10th 11th 12th सभी की क्लास यही है, किसी की अलग अलग क्लास नहीं है, यहीं पर ही है सभी की क्लास। हो सकता है शेड्यूल नहीं देखा हो या सो रहे हो, अभी बच्चे सो रहे होंगे क्योंकि 6 ही बजी अभी तो। अच्छा 10th में पढ़ा है, वेरी गुड। तो भाई समझ में आया अनुप्रास अलंकार क्या होता है? ज्यादा डिटेल में नहीं, इस तरह से ही पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर हो गया अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो दे सकते हैं आप अनुप्रास अलंकार को। अगर एग्जाम्पल आता है या नहीं भी आता है तो एक पंक्ति तो कहीं से भी निकाल सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल आता है तो आप कर सकते हैं ना भाई, अनुप्रास अलंकार में इसमें कौन सा अलंकार है। अनुप्रास में मैंने 2-3 नियम जो बताए हैं वही नियम होंगे इसके अंदर, ठीक है। चलिए अगला भाग, यमक अलंकार। यमक का मतलब क्या होता है? जुड़वा। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में? जुड़वा। जुड़वा मतलब एक जैसे शब्द आने वाले हैं, एक जैसे 2 शब्द आने वाले हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है। अब ऐसे ही जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस बच्चे होते हैं, उनका क्या होता है? दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है या उनका व्यक्तित्व जो है वो तो अलग अलग है। आप उसको एक समान नहीं बता सकते, ठीक है। जो भी है एक जैसे शब्द दिखाई देते हैं, लेकिन उनका व्यवहार जो है वो अलग अलग है, ठीक है। हम बोलते हैं फिर फिरी, फिरी फिरी। एक फिरी का मतलब हो गया है मतलब घूम घूम के, और एक फिरी का मतलब होता है बाद में, ठीक है। फिरी फिरी। ऐसे ही बहुत सारे शब्द है, जैसे अभी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो परिभाषा क्या कह रही है कि जहां एक ही शब्द, इस पे फोकस कीजिएगा क्योंकि अभी हम शब्दालंकार पढ़ रहे हैं। या अनुप्रास अलंकार में भी क्या था? एक वर्ण की। अब अनुप्रास में वर्ण और शब्द भी आते हैं कई बार, तो एक वर्ण की आवृत्ति होती है, बस केवल और केवल वर्ण जो है वो अनुप्रास में होता है, उसके बाद सारे शब्दों के रूप में होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे कि एक वर्ण की आवृत्ति जहां पर बार बार होती है, या एक वर्ग के वर्णों की आवृत्ति जहां पर होती है, या अंत में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास होता है। लेकिन एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, एक शब्द की, एक ही शब्द है उसकी आवृत्ति बार बार आता है, कि जहां एक ही शब्द बार बार आता है किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहां यमक अलंकार होता है। लेकिन दोनों बार उसका अर्थ क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। दोनों बार उसका अर्थ अलग हो जाएगा और उसकी आवृत्ति बार बार होगी। एक शब्द की आवृत्ति, कोई भी शब्द हो सकता है, जैसे अभी एग्जाम्पल में आएगा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए। कनक कनक, कनक कनक दोनों एक जैसे शब्द है, लेकिन एक कनक का मतलब अलग होता है, एक कनक का मतलब अलग होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे चलिए, उदाहरण देखिए, ये रहा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिक है। अब यहाँ पर देखिए एक कनक ये वाला आ गया है, एक कनक ये वाला आ गया है। एक कनक का मतलब क्या होता है और एक कनक का मतलब क्या होता है? कनक कनक ही दिया है, एक का मतलब होता है सोना, और ये सोना नींद वाला सोना नहीं होता है, ये गोल्ड वाला सोना होता है। और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा, ठीक है। और ये धतूरा है ना, एक नशीला पदार्थ होता है, नशीला पदार्थ, ठीक है। धतूरा जो है वो एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है। तो भाई ये कहा गया है, अब ये काव्य की शोभा कैसे बढ़ा रहे हैं कि एक कनक का मतलब है कि ते 100 गुनी अधिक का है, कि इस कनक की, कनक कनक ते, कि इस कनक की इस कनक से बहुत ज्यादा अधिकता होती है, क्योंकि एक को मादकता अधिकाय या खाए बोराए, इस कनक को तो खाकर ही पागल हो जाते हैं, लेकिन इसको तो सिर्फ प्राप्त करके ही पागल हो जाता है। मतलब आपने इसको पा लिया,
यानी कि कहीं से आपको खजाना मिल गया तो उसको देखकर पागल हो जाओगे, इस धतूरे को तो खाकर पागल हो जाओगे। अधिक ही ऐसे मदमस्त हो जाते, थोड़े से समझ में नहीं आता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें एक मतलब नशीला पदार्थ होता है जो हमें नशा करवाता है। धतूरे की बहुत उपयोग होता है, सभी को पता है। लेकिन एक कनक जो जिसे सोना कहा जाता है, उसको तो केवल आप प्राप्त कर लोगे तभी आप पागल हो जाओ, बोरा हो, यानी कि बिल्कुल ऐसे पागल जैसे घूम रहे हो। अगला देखिए यहाँ पर आ जाता है काली घटा का घमंड घटा। अब ये दो शब्द आए हैं। अब ये कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों शब्द पास पास आने चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि एक जैसे शब्द है लेकिन अर्थ जो है वो दोनों का अलग है। काली घटा का घमंड घटा। अब इस घटा का मतलब क्या होता है? काले बादल, ठीक है, और घटा का मतलब होता है कम हुआ, कम हुआ, ठीक है। काले बादलों का जो घमंड है वो कम हो गया। एक बोलते हैं ना भाई घटाओ करो हो या घटाना, घटाना मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन, बाकी जोड़ बाकी जो होता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, यानी कि जोड़ बाकी है या जोड़ना या घटाना जो भी बोलते हैं, वो तो हो गया है ये वाला घटा। और ये जो घटा है इसको बोलते हैं बादल, जो छाए रहते हैं ना, काले काले बादल जिससे छाए जाते हैं उसको बोलते हैं काली घटा। बादलों का छाना मतलब काली घटा छाई हुई है, तो वो हो जाएगा। तो घटा यानी कि बादल का छाना, और घमंड घटा यानी कि कम हुआ। तो घटा घटा शब्द का अर्थ अलग अलग हुआ ना, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये क्या है? शब्दालंकार, यमक अलंकार है। दो शब्द एक जैसे आएंगे लेकिन इनका जो अर्थ है वो पूरी तरह से अलग होगा। कैसा होगा? अलग होगा, ठीक है। अगला देखिए, समझ में आ गए? दोनों समझ में आ गए आपको? अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार किन किन बच्चों को समझ में आया? फटाफट से मुझे थंब सेंड कीजिए और कमेंट कीजिए कि जी मैम, यस मैम, जो भी आप करना चाहे फटाफट से कमेंट कीजिए। नहीं, अनुप्रास नहीं हो सकता है राहुल, इसमें अनुप्रास कैसे होगा बताइए? अनुप्रास में तो कहा है एक वर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ण, ठीक है, एक वर्ण होना चाहिए। जैसे ह हो गया है, क हो गया है, म हो गया है, च हो गया है, ये होने चाहिए वर्ण, पर्टिकुलर वर्ण होने चाहिए। और यमक अलंकार में पूरा शब्द होगा, वर्ण से मतलब नहीं है, पूरा पूरा शब्द एक जैसा दिखने वाला होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? यमक में अनुप्रास कैसे हो जाएगा? फिर तो आप दोनों बताओगे, अनुप्रास भी बताओगे, यमक भी बताओगे। बोल तो सही रहे हो वैसे। क और क की आवृत्ति है, घ घ घ की आवृत्ति है, तो यहाँ पर यमक भी हो जाएगा, अनुप्रास भी हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पर हम यमक और अनुप्रास दोनों अलंकार ले सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक काव्य पंक्ति में एक ही अलंकार होता है, कई बार एक से ज्यादा भी होते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? मयंक भाई, भाई क्यों समझ में नहीं आया? मयंक मुझे बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया? आप मुझे बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया है? यमक समझ में नहीं आया है, या फिर आपको अनुप्रास समझ में नहीं आया है, या शुरू से अलंकार ही समझ में नहीं आया है? तब तो आप थोड़ा लेट आए हो सकता है इसलिए। कोई दिक्कत नहीं है, बिहार बोर्ड में नहीं आते तो जिन बोर्ड में आते हैं वो बच्चे पढ़ लेंगे। मयंक का कमेंट नहीं आया मेरे पास, वेट कर रही हूं मैं। किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं आया है? एक बार रिपीट कर दीजिए। ऐसा ना कहिए, क्योंकि रिपीट का मतलब है शुरू से, है ना। शुरू से जो हमने इतनी देर पढ़ाया है, जो 40 मिनट की क्लास हुई है ऑलमोस्ट आपकी, फिर उसमें हमने क्या किया। तो मैं ये चाहती हूँ जो चीज आपको समझ में नहीं आए हैं एग्जिट वही बताइए, ताकि मैं उसी को एक्सप्लेन करूँ, जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करूँ। यमक फिर से समझा दीजिए। ओके चलिए, कोई बात नहीं। यमक का मतलब होता है जुड़वा, जुड़वा बच्चे एक जैसे दिखते हैं। इसी तरह से दो शब्द जो है वो एक जैसे दिखने वाले होंगे, लेकिन उनके अर्थ जो है वो अलग अलग होंगे, हमेशा अलग होंगे।
एक जैसे कभी नहीं होंगे और हो भी नहीं सकते हैं। जहां पर काव्य पंक्ति है तो एक जैसे शब्द को अगर बार बार ले लिया है, जैसे मैंने बोल दिया धीरे धीरे, यहाँ धीरे धीरे बोल दिया है, ठीक है, तो अनुप्रास तो है ही है, और साथ में ये दोनों शब्द एक जैसे आए हैं, लेकिन दोनों का अर्थ समान है, वहां पर ये पुनरुक्ति प्रकाश में चला जाएगा, ये भी बात है। दोनों का अर्थ अलग होना चाहिए, ठीक है, तब ही वो यमक है, अदरवाइज वो यमक नहीं है। दोनों का अर्थ भिन्न होना चाहिए, तभी एक ही पंक्ति में, तभी वो यमक की श्रेणी में आएगा। जैसे कनक कनक, यहाँ पे एक कनक का मतलब सोना, एक कनक का मतलब धतूरा। इसी प्रकार से घटा घटा, एक घटा का मतलब बादल जो छाए रहते उसे, और एक घटा का मतलब कम हुआ, तभी वो यमक में आएगा, अन्यथा वो यमक में नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा वो। फिर वो किस में चला जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश में चला जाएगा, धीरे धीरे, बार बार, शने शने, है ना, इस तरह से जो शब्द आते हैं वो पुनरुक्ति प्रकाश में चले जाएंगे। तो हो गया भाई, इससे ज्यादा उदाहरण की आवश्यकता आपको नहीं है। अब आता है यहाँ पर हमारा अगला अलंकार, श्लेष अलंकार, ठीक है। अब श्लेष अलंकार की परिभाषा में एक साधारण अर्थ में दे देती हूँ कि एक शब्द जो है वो बार बार आएगा। एक शब्द की आवृत्ति, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार आएगी, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उसका अर्थ अलग हो जाएगा। ये थोड़ा सा यमक जैसा ही है, क्योंकि यमक में भी एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न होते हैं। लेकिन श्लेष में क्या होगा, परिस्थिति के अनुसार उसका अर्थ अलग हो जाएगा, यानी कि 3 परिस्थितियां हैं, 4 परिस्थितियां, हर चीज में अलग अलग उसका अर्थ निकाल सकते हैं आप, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे इसकी परिभाषा है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। क्या होता है, या तो चिपका हुआ या मिला हुआ। कैसे मिला हुआ है, जब एक ही शब्द पे फोकस करिएगा, क्योंकि अभी हम शब्दालंकार पढ़ रहे हैं। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं, अलग अलग अर्थ मिलते हैं, तो उस समय श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। या फिर इसकी एक परिभाषा और लिख सकते हैं, थोड़ा इसको चली जगह है, एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, भैया चाय छोड़ दी थी, चलो आज पी लेती हूँ ना, ठीक है, थैंक यू भैया। एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो तथा प्रत्येक, एक मिनट, तथा परिस्थितिवश अर्थ अलग हो, ठीक है। परिस्थिति के अनुसार उसका अर्थ जो है वो बिल्कुल ही भिन्न हो, अलग हो या फिर भिन्न हो, वहां श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, ठीक है, कि एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो तथा परिस्थितिवश अर्थ अलग हो, ठीक है। हो तो लिख लिया है, चलो चुन लिया था, अलग या फिर भिन्न हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। अब ये कैसे होता है, इसके लिए देखिए, चले उदाहरण आ जाएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब इसमें ये है ना, ये तीनों चीजें, ये परिस्थितियां हैं, ये लास्ट में जो चीजें आई है वो क्या है, परिस्थितियां हैं। कि रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में पानी रखना चाहिए, बिन पानी, इस पानी के बिना सब कुछ सूना है, और ये जो पानी जब चला जाता है तो कुछ भी नहीं रहता है। कैसे भाई, मोती के लिए पानी का अलग अस्तित्व है और मनुष्य के लिए पानी का अलग अस्तित्व है। चून यानी कि आटा, आटे के लिए पानी का अलग अस्तित्व है। तो परिस्थितिवश जो पानी शब्द आया है उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। कि सीप में अगर पानी की बूंद नहीं गई तो वो मोती नहीं है। अगर कोई मनुष्य है उसमें पानी नहीं है, पानी यानी कि स्वाभिमान नहीं है, मान सम्मान नहीं है, तो उसका जीवन जो है वो व्यर्थ है। और अगर आटे में हमने पानी नहीं डाला तो वो आटा जो है वो इधर उधर बिखर बिखर कर अपना अस्तित्व खो जाएगा। समझ में आया?
हाँ भाई, कितने बच्चों को क्लियर हुआ? फटाफट बताइए जल्दी से, कितने बच्चों को क्लियर हुआ? मैम आवाज नहीं आ रही है, प्लीज चेक करो। नहीं बेटा, सभी को आ रही है, आप अपने फोन में सेटिंग चेंज करो। ठीक है, एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उसका अर्थ अलग हो जाता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, क्लियर है ना? वेरी गुड, ओके। तो ये एग्जाम्पल आप लिख भी सकते हो, और मैं चाहूंगी कि लिखने से क्या बहुत सही रहेगा थोड़ा। एक एग्जाम्पल और है यहाँ देखिए, सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरे सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर, कवि कामी अरु चोर। ये अरु का मतलब क्या होता है? और। तो ये तीन परिस्थितियां बता दी है। कौन सी परिस्थितियां बता दी है? तीन। एक तो कवि बता दी है, कामी बता दी है, और एक चोर। किसके लिए बताई है? इस सुबरन के लिए आई है कि सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। सुबरन का मतलब क्या होता है? सुंदर अक्षर होता है। ठीक है, सुंदर अक्षर। जैसे कवि जो है वो बहुत अच्छे अक्षर, बहुत अच्छे शब्द का चुनाव करने के लिए व्याकुल रहता है हमेशा। कामी व्यक्ति वो जो होता है वह भी बहुत सुंदर शब्द का चुनाव, यानी कि सुंदर व्यक्ति का चुनाव करने लगता है। और चोर जो होता है वो भी सोचता है मुझे सबसे अच्छी चीज प्राप्त हो जाए। हर चीज हर व्यक्ति के लिए अलग है। कवि के लिए सुबरन अलग है, कामी व्यक्ति जो होता है, जो विलासी व्यक्ति होता है, तो वो उसके लिए सुबरन अलग है, और जो चोर व्यक्ति है उसके लिए सुबरन अलग है। तो इसमें तीनों अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, लेकिन शब्द कौन सा है? सुबरन। तो एक शब्द के कई अर्थ परिस्थितियों के अनुसार अर्थ अलग अलग निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? श्लेष अलंकार क्या होता है देख लीजिए। दोनों उदाहरण है, दोनों लिख लेना आप, इसमें से कोई भी। चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं हमारा अगला, और अभी हम शब्दालंकार ही पढ़ रहे हैं, पुनरुक्ति अलंकार। अब पुनरुक्ति को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी बोल सकते हैं, है ना? कई बार काव्य सौंदर्य में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इस पुनरुक्ति शब्द से ही देखिए शब्द का जो अर्थ है वो समझ में आ गया है। पुनः धन उक्ति, क्या आ गया है? पुनः धन उक्ति। अब पुनः में क्या करा हमने? ये जो विसर्ग था ये आधा र बन गया। जब आधा र बन गया है तो इस आधे र में हमने क्या लगा दिया? ऊ की मात्रा लगा दी, और ये हो गया उक्ति। पुनः यानी फिर से कहना। फिर से कहना मतलब एक ही शब्द को बार बार कहना, और उस समय उसके एक ही अर्थ निकलते हैं, कोई अलग से अर्थ नहीं निकलता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसी समय निकलते हैं। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यानी कि वापस से फिर से कही गई उक्ति। अब इसके लिए एग्जाम परिभाषा क्या आ जाएगी कि जहां कथन में पुनरुक्ति का आभास होता है वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। फिर से उक्ति कही गई है। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, उदाहरण में देखिए कि यहाँ कौन कौन से शब्द है। पुनि फिरी राम निकट सो आई। अब इस पुनि और फिरी दोनों शब्द जो है वो एक ही है। किस इच्छा से लहरा कर हो उठा चंचल चंचल, ये दोनों एक ही है। कि पुनि फिरी राम निकट सो आई। अब ये जो पुनि का मतलब भी होता है फिर, और फिरी का मतलब होता है पुनि, तो दोनों के समान अर्थ निकल रहे हैं। अर्थ भी समान निकलेंगे प्लस शब्द जो है वो भी समान होगा। तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पुनरुक्ति अलंकार।
किस इच्छा से लहरा कर हो उठा चंचल चंचल। तो ये दो शब्द जो है वो बार बार आए हैं। और आप में से कौन उदाहरण दे सकते हैं, फटाफट एग्जाम्पल बताइए मुझे। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का एग्जाम्पल बताइए जल्दी जल्दी। आपसे मांगूंगी मैं कि एग्जाम्पल बताइए बच्चों, कोई भी बहुत छोटा सा। कबीरदास जी का जैसे एक दोहा है, उस दोहे में यहां पर लिखा हुआ है कि लख लख वंदन, लख लख वंदन, ठीक है। गुरुजी, अभी जो लख लख शब्द आया है ये किसके अंदर जाएगा भाई, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में जाएगा, लख लख वंदन, ठीक है। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहा है, वेरी गुड। सुबह सुबह, ये जो सुबह सुबह शब्द आया है बहुत अच्छा। देखिए अब आ गया आप लोगों को समझ में। यहां लिखती हूं मैं आप लोग कौन कौन से देते हैं। सुबह सुबह और बार बार, बार बार और धीरे धीरे, ठीक है। इसी जगह आ जाएगा शने शने। धीरे धीरे का एक ही अर्थ है शने शने। और भाई बताइए और क्या होगा, जल्दी जल्दी, वेरी गुड, जल्दी जल्दी। कमेंट करिए फटाफट से, जल्दी जल्दी। धीरे धीरे, सुबह सुबह, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अच्छा, और राजकुमार कुशवाहा, भाई समझ में ही आ रहा, कुछ बच्चों को तो समझ में ही नहीं आ रहा, क्या एग्जाम्पल दे। दिन दिन, वेरी गुड, क्या आ गया है, दिन दिन। ये पता है समास में भी चला जाएगा और अलंकार में भी आ सकता है। हम इसको पुनरुक्ति अलंकार में रख सकते हैं। तेज तेज, तेज तेज तो ऐसा कोई शब्द आता नहीं है ना। राम राम सब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, विषय जो है वो नहीं आना चाहिए। राम राम का तो बहुत बड़ा व्याख्यान है कि राम राम शब्द ऐसे एक साथ क्यों बोला जाता है ना। रातों रात तो भाई समास हो गया एक तरह का। वाह वाह, ठीक है, चलिए समझ पा रहे, कुल मिला के समझ पा रहे आप कि जहां पर एक शब्द बार बार रिपीट होता है, सुबह सुबह, बार बार, धीरे धीरे, है ना, शनै शनै, जल्दी जल्दी, ये शब्द जब आ जाते हैं तो वहां पर जैसे चंचल चंचल है, चंचल चंचल और बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा, वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं वक्रोक्ति अलंकार। ज्यादा समझने का नहीं है, बस एक थोड़ी सी ट्रिक पता होनी चाहिए हमें कि हमें यहाँ पर क्या करना है। अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति होगी, शब्द की नहीं होगी, एक वर्ण की आवृत्ति होगी बार बार। और यमक में जो पेयर होता है जैसे कनक कनक, अब इस कनक कनक को है ना बच्चों, ये तो हमने अर्थ की दृष्टि से बताया कि यमक अलंकार है। कनक कनक शब्द जो है वो भी उसमें परिस्थितियों के अनुसार उसकी अलग व्याख्या कर दी है, इसलिए अलग है। और जैसे यहाँ पे चंचल चंचल जो बताया है वो लास्ट में बताया कि कैसे ये चंचल चंचल है, बहुत ज्यादा चलायमान है, जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी पुनरुक्ति हुई है, फिर सिर्फ और सिर्फ उसको वापस से रिपीट किया गया है, वापस से कहा गया है, बस इतना ही। ठीक है। प्यारे प्यारे दीपक चल, वेरी गुड, प्यारे प्यारे यानी कि बहुत ज्यादा प्यारे जो दीपक है वो चलो, ये भी हो गया है। ऐसे ही करना है। वक्रोक्ति का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है, क्या होता है टेढ़ा, जिसको बोलते हैं गोल, घुमाव, बोलते हैं ना बहुत घुमी हुई बात है, उसको समझना पड़ता है। तो ऐसे घुमी हुई बात को समझना यानी कि वक्रोक्ति अलंकार। जहां पर बात को घुमा कर कहा गया है, जहां बात को घुमा कर कहा गया है वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे, सिर्फ कल्पना करे, तो वहां हो जाता है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है। या फिर साधारण भाषा में कह सकते हैं जहां
बात को घुमा कर कहा जाए, घुमा कर कहा जाए, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने कि जहां बात को ना घुमा फिरा कर कहते हैं ना, सीधा सीधा नहीं कहते हैं, सीधा सीधा नहीं कहना है, घुमा फिरा कर कहना है, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हे पशुपाल कहाँ सजनी, जमुना तट धेनु चराए रहोरी। हे पशुपाल, पशुपाल कौन होता है? पशुओं को पालने वाला। कहाँ सजनी, कहाँ सजनी, के सजनी कहाँ है? जमुना तट धेनु चराए रहोरी, के जाओ, कि हे पशुपाल कहाँ सजनी, सजनी कहाँ पर है, मतलब हमारा जो प्रिय है वो कहाँ है, कि जहां पर, अब बात को कैसे घुमाया, कि जहां पर जमुना तट धेनु चराए रहोरी, या जहां पर यमुना के किनारे पर गायों को चराता है वहीं पर आपको मिलेगा। ठीक है, सजनी कहाँ है? तो जहां पर यमुना तट पर गायों को चराने वाला है वहीं पर आपको मिलेगा। तो बहुत घुमा फिराकर कहा गया है, तो बात को घुमा फिराकर कहना वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, आप इसे व्यंग्यात्मक भी कह सकते हैं, व्यंग्यात्मक तरीके से भी कह सकते हैं। अब बच्चों आता है हमारा अर्थालंकार। तो हमने जितने भी शब्दालंकार थे वो पढ़ लिया है। अनुप्रास अलंकार था, यमक था, श्लेष था, वक्रोक्ति था और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो 5 अलंकार शब्दालंकार थे। शब्दालंकार इतने ही होते हैं, बस आपको इतने से ही पढ़ना है। अब शुरू कर देते हैं हम यहाँ पर अर्थालंकार। तो अर्थालंकार भी बहुत बड़ा, ऐसा छोटा नहीं कह सकते हम इसको। ठीक है, जहां अर्थ की शोभा बढ़ाई जाए, कि जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शब्दों में जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो ऐसे अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, कि शब्दों में जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो ऐसे अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। यानी कि जहां अर्थों में चमत्कार होता है वहां पर अर्थालंकार होता है, जहां शब्दों में चमत्कार होता है वहां शब्द अलंकार होता है। तो शब्द की अर्थ पे फोकस करना है। अब हमें शब्द पे फोकस नहीं करना है, वो कैसा दिख रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सिर्फ देखकर हमने पता लगाया कि कौन सा अलंकार है, तब तो फिर हम क्या करेंगे, शब्दालंकार लिखेंगे। और उसमें बहुत सारे अलंकार है, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति। और अगर अर्थ को स्पष्ट कर रहे हम, जैसे आप कहोगे कि मैम यमक में भी तो आपने अर्थ बताया, श्लेष में भी तो आपने अर्थ बताया, लेकिन शब्द को पकड़ा, शब्द को पकड़ के परिस्थिति वश उसका अर्थ निकाला। यहां तो किसी शब्द को नहीं पकड़ना है, सीधा सीधा अर्थ बताना है। तो अर्थ बताओगे तभी आपका अलंकार जो है वो सही आएगा। ठीक है, तो चलिए भाई कौन कौन से अलंकार है पहला देखिए। यहाँ मैंने इससे ज्यादा बढ़ के बता दिया आपको, यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला उपमा अलंकार। उपमा का मीनिंग होता है तुलना करना, तुलना करना, तुलना करना मतलब कंपेयर करना। ठीक है, क्या होगा भाई, तुलना करना मतलब कंपेयर करना। स्कूल जाना है, अभी कौन सी स्कूल है, 6:30 बजे तो कोई स्कूल नहीं है, 7 बजे पहले कोई स्कूल नहीं लगती है, 7 बजे तक आपकी क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी, तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा। इससे जल्दी क्लास तो क्या लेंगे, मुझे भी बहुत दूर से आना पड़ता है ना। स्कूल जाने का टाइम हो गया है, जो दूर जाते हैं बच्चे उनके लिए तो हो गया है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर 6 बजे लेती तो आप मान के चलिए फिर तो 6:30 बजे, 7 बजे तक क्लास कंप्लीट होती है। अभी भी 7 बजे तक क्लास कंप्लीट होगी। आधा घंटा और है, इतना वेट कर लीजिए, तब तक हम 2-3 चीज़ें और पढ़ लेते हैं। अलंकार को मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। 2 क्लास लो और आपके सारे अलंकार क्लियर हो जाए, क्योंकि पढ़े हुए तो वैसे ही हो, थोड़ा सा हमको रिवाइज करना है, रिविजन करना है। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बहुत डिटेल में नहीं बताया है, पूरा अच्छे से बता रही हूँ। ठीक है, तुलना करना। अब भाई उपमा अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले। जब काव्य में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की तुलना
कोई भी वस्तु हो सकती है या कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कुछ पेरेंट्स है, एक चीज मैंने देखी है, अपने बच्चों की तुलना है ना अन्य बच्चों से करते हैं, या तो अपने पड़ोसी के बच्चे से करेंगे, या अपने कॉलोनी में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया उससे करेंगे, या फिर कुछ लोग कंपेयर कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए बहुत असीमित संसाधनों में जीवन यापन कर रहा है और एक व्यक्ति जो है बहुत अच्छे संसाधनों में यानी कि भरपूर संसाधनों में जीवन यापन कर रहा है, तो हो सकता है कि वो जो पेरेंट्स है वो ये कहे कि, जैसे कहते हैं और जनरली कहना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये एहसास भी दिलाना चाहिए, अनुभव भी करवाना चाहिए कि वो कौन सा और किस तरह का जीवन जी रहे हैं और अन्य लोग जो है वो कैसा जी रहे। तो कंपेयर जो है यानी कि तुलना जो है वो नकारात्मक सकारात्मक दोनों तरीके से हो सकती है। जरूरी नहीं है कि तुलना कोई विशेष व्यक्ति होता है या बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, उसी से की जाती है, कोई आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि जिस व्यक्ति से तुलना की जाती है वह अपने कर्मों के आधार पर या अपने कार्य के आधार पर या अपना व्यवहार के आधार पर विशेष बन चुका है। ठीक है, ऐसा आपको थोड़ा सा बताना है। जैसे चंद्रमा की तुलना कर लेते हैं, मुख से कर लेते हैं, या चरणों की तुलना जो है भगवान की जी के चरणों की तुलना जो है वो किससे कर लेते हैं, कमल से कर लेते हैं। तो ये कंपेयर करना मैं जनरली आप लोगों के घर की बात नहीं बता रही हूँ, बस बता रही हूँ कि तुलना कैसे की जाती है। ठीक है, हाँ भाई, कि काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। अब यहाँ हम उपमा अलंकार के उदाहरण देखते हैं कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब एक चीज और देखिएगा, सागर सा गंभीर हृदय हो, तो सागर क्या है भाई, समुद्र। सा यानी समान और गंभीर मतलब गहरा, है ना। सागर कैसा होता है, बहुत गहरा होता है, सब कुछ अपने अंदर समा लेता है, चाहे कुछ अच्छी चीजें आए या बुरी चीजें आए या गंदी चीजें आए या मतलब नदियां भी समा लेता है, नाले भी समा लेता है, जितनी भी गंदगी होती है सब कुछ अपने अंदर समा लेता है। तो फिर भी सागर जो है वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता है। तो ऐसे कहते हैं ना कि सागर जैसा गंभीर हृदय रखना चाहिए, बहुत विशाल रखना चाहिए और ना कभी उसके प्रति, उन शब्दों के प्रति कोई प्रतिक्रिया करनी चाहिए। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया आपके सामने तो आपको अपना हृदय जो है वो गंभीर रखना चाहिए। और गिरी सा ऊंचा हो मन, और मन कैसा होना चाहिए, बहुत ऊंचा होना चाहिए, छोटा सा मन नहीं होना चाहिए, नीचे गिरा हुआ मन नहीं होना चाहिए। तो देखिए आप इसको एक ट्रिक से समझ सकते हो। उपमा अलंकार के अंतर्गत, उपमा अलंकार के अंतर्गत या तो सा आएगा या सी आएगा या से आएगा या सम आएगा या समान आएगा। ठीक है, ये शब्द सा सी सम समान, ठीक है, ऐसे शब्द जब आ जाते हैं वहां पर उपमा अलंकार होगा। पंक्ति में जरूर 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 आएगा, ये मान के चलिए। भले ही योजक चिन्ह आता है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। योजक चिन्ह, अब बोला है सागर सा गंभीर हृदय, अगर सागर और हृदय दोनों लिखा हुआ होता और फिर योजक होता तब वो रूपक में चला जाता। ठीक है, लेकिन ये रूपक में नहीं जाएगा क्योंकि सागर सा, सागर के समान, सा जो शब्द है ये किसके समान बता रहे हैं, इनका अर्थ क्या है, के समान। इन सभी का जो अर्थ है वो क्या है, के समान। के समान यानी कि सागर के समान हृदय हो और गिरी के समान कैसा हो, मन होना चाहिए। एक समानता व्यक्त की गई है, या फिर कह सकते हैं कि जहां उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाए। इसका एक उदाहरण और लिखें, उदाहरण की एक परिभाषा लिखेंगे कि जहां सिर्फ समानता व्यक्त की जाए। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अलंकार होता है, ये परिभाषा आप याद रखिए
कि जहां पर उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, चंद्रमुखी आगे आएगा। जो आप कंफ्यूज होते हो ना, उस कंफ्यूजन को दूर करना है, कैसे पहचानना है। अब शब्दालंकार तो पहचान लोगे शब्द के आधार पर या शब्द की आवृत्ति के आधार पर या वर्ण की आवृत्ति के आधार पर आप पहचान लोगे, लेकिन अर्थालंकार कैसे पहचान जाए, कैसे उपमा, कैसे रूपक, कैसे उत्प्रेक्षा, ठीक है, कैसे भ्रांतिमान, कैसे विरोधाभास, कैसे समझा जाए। मानवीकरण, मानवीकरण तो बहुत अच्छी तरह से आता होगा आप लोगों को, क्योंकि जब भी हम कोई प्रश्न करते हैं तो मानवीकरण अलंकार तो आता ही आता है। छायावाद को पढ़ लिया है तो मानवीकरण आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सा, सी, से, सम, समान शब्द जब आ जाते हैं जिनका मतलब होता है के समान, वहां पर उपमा अलंकार होता है। और एक साहित्यिक भाषा में इसकी परिभाषा जो होगी वो ये होगी कि जहां उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के पता है क्या होते हैं, 4 अंग होते हैं। क्या होता है, 4 अंग होते हैं। तो इतना तो नहीं पूछा जाता है, जैसे उसमें हो जाता है उपमेय जिसकी समानता व्यक्त की जाती है, उपमान जिससे समानता व्यक्त की जाती है, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसको चलिए बता देते हैं, क्योंकि नहीं बताया तो फिर दिक्कत हो जाएगी और आगे हम उसको समझ नहीं पाएंगे। दिया हुआ है वैसे तो, चलिए यहां से, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उपमा अलंकार में ही होता है। ठीक है, कहाँ चला गया, लीजिए ये आया। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। भाई कौन कौन से होते हैं? पहला देखिए ये हो गया है उपमेय। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान जो होता है वो होता है जिससे तुलना की जाती है। साधारण धर्म हुआ है उपमेय उपमान की वह विशेषता जो दोनों में समान है। ठीक है, नंबर 3। और नंबर 4 है वाचक शब्द। वे शब्द जो उपमेय और उपमान की समानता प्रकट करते हैं वो क्या होते हैं, वाचक शब्द होते हैं। अब ये कैसे होता है ये भी थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ। जैसे इसमें क्या बताया है, सागर सा गंभीर हृदय हो। ठीक है, अब इसमें हम अलग अलग चिन्हों को चुनेंगे। जैसे सागर सा गंभीर हृदय हो, जिसकी तुलना की जाती है, यहां आ गया है उपमेय, यहां आ गया है उपमान, यहां आ गया है साधारण धर्म और लास्ट में आ चुका है वाचक शब्द। ठीक है, वाचक शब्द जो है वो क्या होता है, उपमेय क्या हो गया है। अब इसमें कौन बताएगा, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है उस तरह से बताइए। इस वाक्य में सागर सा गंभीर हृदय में उपमेय कौन होगा, किस शब्द को उपमेय कहेंगे, कोई बताएगा मुझे? किस शब्द को उपमेय कहेंगे, जिसकी तुलना की जाती है। सागर नहीं बेटा, जिसकी तुलना की जा रही है। अंकुश मिश्रा, वेरी गुड, अंकुश मिश्रा का सही है, सागर का नहीं। किसकी तुलना की जा रही है, हृदय की तुलना की जा रही है। किसकी तुलना की जा रही है, हृदय की तुलना की जा रही है, हृदय की तुलना की जा रही है। हृदय के बारे में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, उसको कैसा होना चाहिए, सागर के समान होना चाहिए। तो जिससे तुलना की जाती है ये हो गया है हमारा उपमान, सॉरी उपमान नहीं, हम सागर लिखेंगे। किससे की जा रही है, सागर से की जा रही है। ठीक है, 2 चीजें तो निकल गई, सागर और हृदय दोनों निकल गया है। अब आ गया है वाचक शब्द। तो वाचक शब्द कौन से हो गए हैं, जिससे जिन शब्दों के आधार पर उपमेय में उपमान की समानता प्रकट होती है वो हो गया है सा। इस वाचक शब्द को लिख लीजिए सा। अब बचा है गंभीर। कौन सा शब्द बताया है कि उपमेय में उपमान की वह विशेषता जो दोनों में एक है, समान है, वो क्या है भाई, गंभीर। कैसी है, गंभीरता। क्लियर हो गया, बता दोगे ना अब तो आप?
उपमान सागर, वेरी गुड। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, हृदय की तुलना की जा रही है, और किससे की जा रही है? सागर से की जा रही है, तो ये उपमान हो गया है। साधारण धर्म कौन सी विशेषता के आधार पर की जा रही है? कि वो गंभीर है, तो ये भी गंभीर होना चाहिए। भाई सागर गंभीर है, गहरा है, तो हमारा हृदय भी गंभीर और गहरा होना चाहिए। और वाचक शब्द है कौन सा? सा, समान, सम, है ना, सी, ये शब्द क्या हो जाएंगे? वाचक शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अभी यहां मैंने आगे जो भी कहे ना, ये सारे शब्द जो कहे हैं, ये क्या कहलाते हैं बच्चों? वाचक शब्द। ठीक है, क्या कहलाएंगे? वाचक शब्द कहलाएंगे सारे के सारे जो मैं बता रही हूं आपको। तो क्लियर हो गया? उपमा अलंकार अच्छे से क्लियर हो गया है? फटाफट से कमेंट करके बताइए कि मैम क्लियर हो गया, क्योंकि तभी हम आगे चल सकते हैं और तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। चलिए भाई नेक्स्ट। और अब आता है यहाँ पर, देखिए और उदाहरण आते हैं। निर्मल तेरा नीर अमृत। ठीक है, निर्मल, निर्मल का मतलब क्या होता है? शुद्ध, शुद्ध एकदम। निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। अब ये सम तो क्या हो गया भाई? वाचक शब्द, इसको वाचक शब्द ले लीजिए। ठीक है, और निर्मल क्या है भाई? निर्मल तेरा नीर अमृत, ये जो निर्मल शब्द है वो क्या आ गया है? साधारण धर्म। ठीक है, नीर क्या हो गया है? जिसकी तुलना की जा रही है, उपमेय। और अमृत क्या हो गया है? उपमान, क्योंकि उस पानी की तुलना किससे की जा रही है? अमृत से की जा रही है। आपको इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, आपको इसमें ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि इस पंक्ति का अर्थ बताओ, इसकी व्याख्या करो फिर बताओ, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई पंक्ति दी गई है तो सीधा पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। अगर सम सी जो मैंने ट्रिक बताई आपको, उस ट्रिक से अगर आप चलते हो तो आपके अलंकार कभी भी गलत नहीं होंगे। स्टार्टिंग के अलंकार जो है, जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, ये अलंकार जो है ऐसे है जिनको ट्रिक से समझा जा सकता है, कुछ शब्द की आवृत्ति से समझा जा सकता है कि वो आए है, इसका मतलब ये अलंकार डेफिनेटली वही है और पक्का यही है, आप इसको नकार नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आप ये मानते हो कि हाँ ट्रिक से पढ़ सकते हैं, तो मैंने देखिए मुझे भी कई बार क्या होता है, हम शब्दालंकार तो निकाल सकते हैं लेकिन अर्थालंकार में ना बहुत परेशान हो जाते हैं। अब तो जैसे स्टार्टिंग में अभी आपका स्कूल चल रहा है और स्कूल में पढ़ते हो तो इतना माइंड डेवलप नहीं होता है कि हम, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो है सारे सब्जेक्ट में बहुत परफेक्ट नहीं होता है। जिनकी हिंदी अच्छी है तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आर्ट्स में भी जनरली दूसरे सब्जेक्ट लिए हुए हैं फिर और हिंदी उनके पास नहीं है, जैसे उन्होंने नहीं ली है और जनरल हिंदी उन्होंने ले रखी है, तो फिर वो बच्चे क्या करेंगे? तो उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत हो जाती है पहचानने के लिए। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा सा ट्रिक से चलना पड़ेगा, हमें थोड़े से कुछ प्रतीक चिन्हों के आधार पर चलना होगा, तब जाके हम इस चीज को समझ पाएंगे और फिर हम इसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। नील गगन सा आ गया, सा आते ही क्या लिखोगे? वाचक शब्द। ये क्या होता है? वाचक शब्द होता है। नील गगन सा, अब ये नील गगन जो है वो क्या है? तुलना की गई है, तो ये हो गया है हमारा नील गगन, जिससे तुलना की जाती है वो क्या आ जाता है? उपमान। उपमान कौन सा होता है? जिससे तुलना की जाती है। शांत हृदय सो रहा था, ये शांत हृदय जो है, एक मिनट, हृदय, हृदय तो हो गया है उपमेय, और शांत जो है वो क्या है? साधारण धर्म, साधारण धर्म यानी कि विशेषता। साधारण धर्म जो है वो एक प्रकार की विशेषता होगी, कोई क्वालिटी होगी। भाई सामने वाले में क्वालिटी होगी, कुछ गुण होगा, तभी तो उसकी तुलना की जाएगी, उससे तुलना की जाएगी, उससे कंपेयर किया जाएगा, है ना। कोई बहुत ज्यादा गरीब बच्चा है और असीमित संसाधनों में पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया है
है ना, तो उसके अंदर कुछ क्वालिटी है, कुछ गुण है, तभी तो उससे कंपेयर किया जा रहा है। गुण नहीं है, सारी सुख सुविधाएं प्राप्त है, बहुत ज्यादा कोचिंग जाता था या बहुत ज्यादा पता नहीं क्या, वो चलो सभी छोड़ लीजिए। बहुत सारी चीज ऐसी होती है कि कोई व्यक्ति सुंदर है और सुंदरता के कंपटीशन में वो मतलब सेलेक्ट हो गया है या जीत गया है, तो फिर वो जीत, उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते, उससे हम तुलना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो वास्तव में सुंदर है और सुंदरता की प्रतियोगिता में वो अच्छे मतलब जीत गया, अच्छे मार्क्स लेकर आ गया, जो भी है। तो जो व्यक्ति जिस चीज में बहुत ज्यादा माहिर है और फिर वो वही काम कर रहा है, तो उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब मनुष्य है और मनुष्य जो है वो शेर जैसी ताकत रखता है, तो हम बोल सकते हैं इसके अंदर कैसे, क्योंकि मनुष्य सब समान है। अब शेर जैसी ताकत रखने वाला है तो हम कहेंगे कि देखो भाई इसके अंदर शेर के समान बल है, तो तुलना किससे की जा रही है? शेर से, तो वो हो गया है उपमान। किसकी की जा रही है? मनुष्य की, तो वो हो गए है उपमेय। ठीक है, और ताकतवर या बलवान जो है वो विशेषता हो जाएगी, और सा सी सम समान ये सब क्या हो जाएंगे? वाचक शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाता है हमारा रूपक अलंकार। तो उपमा हो गया है, अब हम करते हैं रूपक अलंकार। देखिए इससे ज्यादा स्पीड तो नहीं हो सकती है, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं। पिछली बार हमने 4 लेक्चर में अलंकार करे थे, इस बार मैं चाह रही हूँ कि 2 लेक्चर में हो जाए। सोचा था 1 शॉट में होंगे, लेकिन 1 शॉट में नहीं हो पाएंगे, तो हम यही सोच रहे कि क्लियर हो जाए, जैसे तैसे करके क्लियर हो जाए। तो रूपक अलंकार पढ़ते हैं। रूपक अलंकार, अब यहाँ जो हम अर्थालंकार पढ़ रहे हैं उसमें उपमेय उपमान ये सारी चीजें चलती रहेगी। उपमेय कौन होता है और उपमान कौन होता है? उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जो होता है जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, जिससे कंपेयर किया जाता है, ऐसा आप समझना। रूपक में आपको कुछ नहीं समझना है। जैसे हमने हम कहते हैं सागर सा गंभीर हृदय, सागर सा गंभीर हृदय। अब इसको ऐसे न लिख के हम लिखते हैं सागर। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं लिखते, हम सीधा सीधा लिख देते, क्योंकि सागर की तुलना की गई है हृदय से की गई है, तो यहां इतना दूर न लिख के हम लिखते हैं सागर और हृदय, ये दोनों साथ में लिख दिए। जब ये सा शब्द आ गया है, गंभीर आ गया है, तब तो ये उपमा में जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए बहुत अच्छी बात बता रही हूं और बहुत आपके काम की बात बता रही हूं, क्योंकि अगर यहां पर आपने फोकस नहीं किया ना तो बहुत सारी चीजें खो सकते हो आप लोग। देखिए रूपक और उपमा में क्या फर्क है, या उत्प्रेक्षा और उपमा और रूपक में क्या फर्क है, ये बता रही हूं, अंतर क्या है। और ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि सागर सा गंभीर हृदय ऐसा बताया है कि जो हमारा उपमान है वो यहाँ है और हमारा उपमेय यहाँ है। उस बीच में साधारण धर्म और वाचक शब्द दोनों आ चुके हैं, वो तो होता है हमारा उपमा। उपमा अलंकार जो है वो 4 अंगों को लेकर चलता है, कई बार क्या होता है 2 अंगों के साथ भी चलता है, लेकिन उपमा अलंकार मोस्टली 4 अंगों को लेकर चलता है। उसके जो 4 अंग है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इनको लेकर चलता है, वो उपमा होता है। लेकिन सीधा सीधा उपमेय और उपमान आ गया, ये उपमान है और ये उपमेय आ गया है, सीधे सीधे 2 शब्दों में बता दिया है क्या है, वहां पर रूपक होता है। इसी को मैंने बना दिया, मैंने किसी और उदाहरण को नहीं लिया, इसी को बता दिया कि सागर सा गंभीर हृदय, यानी कि सागर हृदय, सागर रूपी हृदय। ठीक है, सागर रूपी हृदय। तो ये जो योजक चिन्ह है ये अनिवार्य रूप से रूपक को बताता है, और रोजक चिन्ह का मतलब होता है रूपी। रूपी यानी कि रूपक, रूपी उसके समान, रूपी मतलब भी समान, यानी कि रूपक अलंकार। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आपको लगता है कि बिना डेफिनेशन के या बिना एग्जाम्पल के भी आप अलंकार, रूपक अलंकार पहचान सकते हो, कर सकते हो? एक बार मुझे थंब सेंड कीजिए, या यस नो जो भी है वो लिखकर बताइए मुझे, तब हम आगे चलते हैं। फटाफट से बताइए बच्चों। संस्कृत में ट्रांसलेशन नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए भी तैयारी चल रही है। कर सकते हो। अभी तो हमने डेफिनेशन नहीं देखी है, अभी तो हमने एग्जाम्पल नहीं देखे हैं, सिर्फ हमने ये देखा है कि हमें रूपक से, उपमा अलंकार से रूपक को कैसे पहचानना है, एक जैसा भी आता है तो। क्लियर है? कहाँ बच्चे अभिव्यक्ति माध्यम में पढ़ गए हैं, पढ़ा देंगे, अभी सिलेबस चल रहा है अभी हमारा। क्लियर है ना?
वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने से भी आप समझ चुके हो। बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए और कोई अलंकार पूछा जाए या ना पूछा जाए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, ये कुछ संदेहमान, भ्रांतिमान, ये अलंकार कुछ ऐसे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है जिनको आपको पूछा ही जाएगा और पक्का पूछा जाएगा, है ना। ओके, और जिनको, जो बच्चे डाउटफुल है उनका डाउट यहाँ क्लियर होगा, हम एग्जाम्पल से करेंगे, सॉरी डेफिनेशन से करेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ये लिख लिया है मैंने, कोई बात नहीं। जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अच्छा बताइए मुझे, ये डेफिनेशन आपको कहां तक समझ में आई? इस रूपक वाली चीज को मैं यहां लिख देती हूँ, है ना। कहां तक समझ में आई? ये बहुत टिपिकल डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन पर नहीं जाना है, हमें सीधा यहां आना है कि हम क्या कह रहे हैं। सागर योजक चिन्ह और हृदय, और ये रोचक चिन्ह जो क्या कहलाता है, रूपी, यानी कि सागर रूपी हृदय। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं कि जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण, अब रूप गुण तो नहीं आएगा लेकिन सागर कैसा होता है, गंभीर होता है। हम उपमा अलंकार में देख लेते हैं ना कि सागर के समान गंभीर हृदय, सागर सा गंभीर हृदय, सागर बहुत गंभीर होता है, गहरा होता है, बहुत सारे दुख दर्द अपने अंदर रहता है, तो हृदय जो है वो बहुत गहरा होना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो हमारे हृदय में होनी चाहिए। बहुत से जो दोस्त थे वो हमें बहुत अपने सीक्रेट्स बताते हैं, तो हमारे हृदय को बहुत बड़ा करके रखना चाहिए, उनके सीक्रेट्स कभी भी किसी के सामने नहीं बताने चाहिए, नहीं कहने चाहिए, ठीक है, कभी भी किसी को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। तो वो व्यक्ति जो नहीं करता है वो होता है सागर के समान हृदय वाला, बहुत गंभीर हृदय वाला होता है, ठीक है। इसी तरह से और भी उदाहरण है, रूपक के तो बहुत सारे उदाहरण है, और मुझे रूपक अलंकार बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत आराम से मुझे समझ में आया था ये, कि जब रूप गुण की अत्यधिक समानता, रूप और गुण या जो भी है उसकी बहुत ज्यादा जो समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो जाता है। भेद यानी कि बिना किसी भेदभाव के सीधा उसके ऊपर आरोपित कर देते हैं कि हाँ भाई पूरा जो सागर है ना वही हृदय है, या हृदय है ना वही सागर है, पूरी तरह से हृदय सागर हो गया है। हम उसको हृदय ना कह के क्या कहेंगे, सागर है, ये तो सागर ही यही है, तो क्या है भाई तुम्हारा, तुम तो सागर के समान, सागर रूपी हृदय लेकर चल रहे हो, तो रूपी यानी कि उसके समान आ गया है, भेद रहित, उस पर आरोपित हो जाता है, पूरी तरह से थोप दिया जाता है, वहां होता है रूपक अलंकार। इतनी भी परिभाषा की कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसी से चल देना, हो जाएगा। ये से समान वाचक धर्म सब छोड़ दो, सागर और हृदय दोनों को पास रख लो, योजक चिन्ह लगा दो, आपका रूपक अलंकार हो गया है। मुख चंद्र, कमल चरण, है ना, मुख चंद्र यानी कि मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, चरण कमल, चरण कैसे आपके कमल के समान है ना, ऐसे इस तरह से आपको बताना है, तो वहां पर आप उसको रूपक अलंकार क्लियर करेंगे, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, योजक चिन्ह लगाना छूट गया यहाँ पर, या भजमन चरण कमल अविनाशी। अब यहाँ देखिए चरण जो है किसके समान है, कमल के समान है, तो ये क्या हो गया है, हमारा उपमेय हो गया है, और ये हो गया है उपमान। किससे तुलना की गई है, किसके ऊपर आरोपित किया गया है, उपमेय को उपमान पर जब आरोपित कर दिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है कि भज मन, हे मन अब भजन कर, चरण कमल अविनाशी, चरण रूपी जिनके चरण जो है वो कमल के समान है, उस अविनाशी की तू क्या कर भाई, भजो, उसकी आराधना करो। तो चरण जो हो गए हैं वो क्या है हमारे उपमेय, और कमल जो है वो क्या हो गया है, उपमान। किसकी तुलना की गई है, चरणों की तुलना की गई है, किससे की गई है भाई, कमल के समान की गई है, कमल के समान जो है वो चरण है। अब सा सी से सम समान ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, सीधा सीधा योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह क्या होता है, रूपी या रूपक होता है, ये योजक चिन्ह ही रूपक होता है, इसी को रूपक कहते हैं जब इसमें आरोपित भेद रहित आरोप प्रकट कर दिया जाता है, ठीक है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, और एग्जाम्पल शायद आप लोग और बता सकते हो, कोई बच्चा बताएगा
रूपक अलंकार के एग्जाम्पल बता दीजिए मुझे। जैसे मैं बताती हूं, तुलसी मन मंदिर, तुलसी मन मंदिर, मन मंदिर में बिहरे, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो ये जो मन क्या है और मंदिर क्या है, मन तो हो गया है हमारा उपमेय और मन रूपी मंदिर, ठीक है। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, कि तुलसी जो है वो मन रूपी मंदिर में बिहरे है, इसको उपमान में नहीं आएगा ये। और उदाहरण बताइए, ठीक है, ये आ जाएगा उपमेय और ये आ जाएगा हमारा उपमान, सीधा सीधा। और उपमेय और उपमान दोनों पास पास होते हैं, वो भी रूपक होता है। तो रूपक के बहुत सारे एग्जाम्पल है, रूपक को आप बहुत सारी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो कि तुलसी मन मंदिर में बिहरे या उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की गई है, या समानता नहीं उसको आरोप प्रकट किया गया है, वहां पर रूपक अलंकार है ये, ठीक है। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, राधा का मुख चंद्र है, मुख नहीं मुख, ये तो बिल्कुल सरल भाषा बता दी है। तो ऐसी इतनी सरल भाषा है जैसे हम पद नहीं गद्य नहीं पढ़ रहे, हम लोग पद पढ़ रहे हैं, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। यानी कि चरण रूपी कमल जो है, हे बंदो, जितने भी बंदे लोग हैं, जितने भी भक्त लोग हैं, कि चरण रूपी कमलों जो कमल है भगवान के, उनकी वंदना करो, ठीक है। तो क्लियर हो गया बच्चों रूपक। बाद के जितने भी एग्जाम्पल बताए सब कुछ फॉर्मेलिटी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो हमने देखिए यहाँ से शुरू किया था अलंकार हमारे, और इस अलंकार में हमने डेफिनेशन लिखी थी। गद्य में कोई अलंकार नहीं होते हैं, वहां पर भाषा शैली पूछी जाती है। पद में काव्य सौंदर्य होते हैं, काव्य सौंदर्य के कुछ तत्व होते हैं, उनको पढ़ा जाता है। तो काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले शब्दों या गुणधर्मों को अलंकार कहते हैं। उदाहरण में बता दिया था मैंने आपको। अगला देखिए यहाँ पर आ जाता है अलंकार के भेद। मैंने आपको बता दिए कि 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, और तीनों की मैंने परिभाषा भी आपको बता दी थी। ये है अलंकार की एक सुसज्जित अच्छी सी परिभाषा, ठीक है। उसके बाद शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं ये बताए थे आपको, और हमने सारे शब्दालंकार भी पढ़ लिए हैं। अनुप्रास जहां पर वर्ण की आवृत्ति होती है, इसको थोड़ा मैं यहीं पर बता देती हूँ, ठीक है। अनुप्रास जहां पर वर्ण की आवृत्ति, शॉर्ट में वर्ण की आवृत्ति, और यहां पर एक शब्द की 2 बार आवृत्ति, बार बार बोल देंगे, 2 बार की जगह हो जाएगा बार बार, बार बार आवृत्ति। श्लेष में हो जाएगा एक शब्द के कई अर्थ, ठीक है। पुनरुक्ति में हो जाएगा एक शब्द की पुनः उक्ति, फिर से कहना, और वक्रोक्ति में हो जाएगा बात को घुमा कर कहना। बस इतना ध्यान रख लीजिए, इससे आप पूरा शब्दालंकार समझ पाओगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ आ गया है अर्थालंकार। अर्थालंकार में मैंने देखिए 16 तो बता दी है, और भी मुझे कुछ ध्यान रहेगा कि कुछ छूट गया है तो मैं उसको आपको बता दूंगी। उसके बाद यहाँ हमने ये अनुप्रास अलंकार हो गए हैं, ये सारे हमने ट्रिक से देख लिया है।
और ये आ गया है अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहले हमने उपमा अलंकार देखा है। उपमा अलंकार में हमने जो 4 इसके अंग है वो भी देख लिए सारे। ये 4 अंग है, चारों अंगों को मैंने पूरा डिवाइड कर दिया है एक एग्जाम्पल के साथ में। तो ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा सा फोकस करिएगा। और उसके बाद आता है यहाँ पर उदाहरण, और फिर आता है रूपक अलंकार, ठीक है। तो आज के लिए तो बच्चों इतना ही, क्योंकि 1.5 घंटे में जितना कुछ हो सका था मैंने आपको बता दिया है। कल हम इसके बाकी के जो आगे के अलंकार है वो करेंगे। क्लास को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके जो भी क्लासमेट्स है या जो भी फ्रेंड्स है सोए हुए रहते हैं, नींद में उठाया करो उनको। और आज अगर आपको टाइम मिलता है तो बताना भाई, ग्रामर की क्लास जो स्टार्ट हो चुकी है और 5:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी डेली, और ये 7:30 बजे तक चलेगी, सॉरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर अर्ली मॉर्निंग। थैंक यू सो मच।